Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Do you know your momentum? I welcome you all to yet another episode of our brand new series called Know Your Momentum for O levels with your favorite physics teacher, Usman bin Aslam. And yes, today is going to be our lecture number 8. ठीक है जी. So in our last lesson we were discussing about LDRs and thermistors और हमने अपने सर्किट्स बनाकर देखे थे और ये देखा था कि वो सर्किट्स दिन के वक्त कैसे काम करेंगे, रात के वक्त कैसे काम करेंगे, कहीं पे आग लग जाएगी तो फायर अलार्म्स में कैसे काम करेगा एक थर्मिस्टर, और अगर आग नहीं लगी होगी तो फिर थर्मिस्टर का बिहेवियर कैसा होगा. ये हमने अपनी लास्ट एपिसोड में देख लिया था. आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोटेंशियोमीटर. पोटेंशियोमीटर या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ it varies, it gives us continuously varying potential. Continuously varying PD एक ऐसा सर्किट होगा जो हमें कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाला एक पोटेंशियल, कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाला वोल्टेज प्रोवाइड करता है. तो इसमें कोई खास मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्लाइटली ट्रिकी ये बात होती है और एक छोटी सी बात ट्रिक ही होती है जिसका हमें ध्यान रखना होता है. मैं एक सर्किट आपके सामने यहाँ पर बनाकर आपको दिखाऊंगा और उस सर्किट के बाद हम उसकी फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश करेंगे. देखिएगा, ये एक बैटरी है और उस बैटरी के साथ मैंने एक थिक वायर अटैच की है. ठीक है जी. इस पूरी वायर की एक सर्टेन लेंथ है और वो जो सर्टेन लेंथ है वो मैं यहाँ डबल एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ. उसकी लेंथ है कैपिटल एल. इसके साथ साथ मैंने एक और ब्रांच यहाँ पर कंस्ट्रक्ट की है जिसके अंदर एक वोल्ट मीटर अटैच्ड है और ये वोल्ट मीटर एक वेरिएबल कॉन्टैक्ट के साथ अटैच्ड है. इस एंड को हम ए कह रहे हैं, इस एंड को हम बी कह रहे हैं. और ये जो एरो यहाँ बनाकर दिखाया मैंने, इसको आप लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ कहीं पर भी मूव कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. वो जो छोटी सी ट्रिक जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ मैं आपके लिए डिस्क्राइब करने वाला हूँ. लेट्स से ये जो वेरिएबल पॉइंट है इसको हम वेरिएबल जॉकी भी कहते हैं. वेरिएबल जॉकी. और ये वेरिएबल जॉकी इस वायर के साथ इस पॉइंट पर कनेक्टेड है. वी आर गोइंग टू कॉल दिस पॉइंट कैपिटल सी. जिस पॉइंट पर ये वायर कनेक्ट हो जाती है, एक्चुअली ये जो ग्रीन कलर की वायर थी थिक वाली, ये अब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है. एक पार्ट ए से लेके सी तक है और दूसरा पार्ट सी से लेके बी तक है. अब ये जो वोल्ट मीटर साथ मैंने अटैच किया है, दिस वोल्ट मीटर गेट्स अटैच बिटवीन ए एंड सी. लेट्स से बैटरी का टोटल वोल्टेज है VT. यहां से कुछ करंट फ्लो होता हुआ आता है और इस थिकर वायर में से फ्लो करके वापस बैटरी तक चला जाता है. आपका शायद सवाल ये होगा कि सर, क्या करंट वोल्ट मीटर में से नहीं गुजरेगा? तो आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चले, यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. वोल्ट मीटर्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस. यानी रियल लाइफ के अंदर आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि तकरीबन 10 मेगा ओहम्स तक इनकी रेजिस्टेंस होती है. दैट मींस ये अपने अंदर से कोई भी करंट फ्लो होने नहीं देते. लेकिन अगर हम थियोरेटिकली बात करें तो हम ये कहेंगे, थियोरेटिकली वोल्ट मीटर्स हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. दैट मीन्स ये जो छोटा सा सर्किट मैंने यहाँ पर बनाया है, इस सर्किट के अंदर ये वोल्ट मीटर अपने अंदर से बिल्कुल भी करंट फ्लो होने नहीं देता. तो जब करंट बैटरी से पॉइंट ए तक पहुंचता है तो करंट इसीलिए वोल्ट मीटर में नहीं जाता क्योंकि करंट को पता है कि यहाँ से आगे रास्ता बंद है. वोल्ट मीटर विल नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इटसेल्फ. All the current is going to pass through the green resistor here. Now coming back to our topic, अब
जब हमने इस ग्रीन वाले पॉइंट पर इस ग्रीन वाली वायर के अंदर से जब करंट गुजर रहा है, चार्जेस गुजर रहे हैं, पॉइंट सी ए से लेके सी तक दिस रेजिस्टर हैज बीन डिवाइडेड इनटू वन पार्ट, और फिर सी से लेके बी तक दिस ग्रीन वायर, ये जिसको मैं रेजिस्टर भी कह रहा हूँ गलती से, दिस ग्रीन वायर हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट है ए से सी तक, एक पार्ट है बी से लेके सी तक। अब होना यह है कि जो वोल्ट मीटर है इट गेट्स अटैच्ड अक्रॉस ए एंड सी। मैं यहाँ लिखता हूँ वोल्ट मीटर गेट्स अटैच्ड। So the voltmeter is going to show us the reading only consumed in the part of the wire from A to C. This voltmeter has nothing to do with the voltage that will be consumed in the wire from C to B. वो इसलिए क्योंकि वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में, वो दो टर्मिनल्स कौन से हैं मैं दिखा देता हूँ। एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल सी है। वोल्टमीटर के दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में सिर्फ इतना सा ही, एक छोटा सा पोर्शन ही अटैच हुआ है। तो वायर का वो छोटा सा पोर्शन जितना वोल्टेज कंज्यूम करेगा वोल्टमीटर के अंदर, उतना ही वोल्टेज नजर आएगा, क्योंकि वोल्टमीटर सिर्फ ए टू सी के अक्रॉस लगा हुआ है, सी टू बी के अक्रॉस नहीं लगा हुआ। So what happens if I move this wire? What happens if I move this C closer to A? अगर मैं इसको A के करीब ले आऊं तो फिर क्या होगा? वही सर्किट दोबारा बना रहा हूं ऊपर, सिर्फ इसके अंदर C would be closer to A now. ध्यान से देखिएगा, पॉइंट A है, ये B है, यहाँ पर ये वोल्ट मीटर है, और ये वो पॉइंट C है जो इधर अटैच्ड है। अब अगर आप गौर से देखें तो A से लेके C के दरमियान में रेजिस्टर का सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन ही मौजूद है। So in this situation, this voltmeter will only show me the value of voltage consumed from A to C. A से लेके C तक जाहिर है कि लेंथ थोड़ी सी है, इसीलिए उसकी रेजिस्टेंस भी थोड़ी सी होगी। जब लेंथ छोटी है, रेजिस्टेंस छोटी है, तो इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज की वैल्यू भी छोटी होगी। इसलिए इन दिस सिचुएशन द वोल्टमीटर इज गोइंग टू शो मी वेरी लिटिल वैल्यू। नाउ व्हाट हैपेंस इफ आई मूव दिस वायर टू अ लार्जर वैल्यू ऑफ L? अगर मैं C को अब यहां से हटाकर इस पॉइंट तक ले जाऊं तो अब क्या होगा? Now you can see that a very large portion of the resistor, A से लेके C तक की लेंथ बहुत ज्यादा है ना, तो ये जो वोल्ट मीटर है अब वो एक काफी लंबी लेंथ के अक्रॉस लग गया। जब लेंथ ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक वायर जितनी लंबी क्यों ना हो, उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंगली ज्यादा होगी, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो फिर वो टोटल वोल्टेज का ज्यादा शेयर कंज्यूम करेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस टर्मिनल सी को जब मैं ए की तरफ लेकर आता हूं तो ए की तो वोल्ट मीटर की रीडिंग छोटी हो जाती है, और जब इस टर्मिनल सी को मैं मूव करके बी तक लेके जाता हूं तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बड़ी हो जाती है। Here I will take a little break and address your questions. Go ahead. Okay. जी, Taha has a question. Please, Taha, go ahead. जी सर, पता कि वोल्टेज आपने जो रिलेशन बताया, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसे एक दफा एक्सप्लेन कर दें दोबारा प्लीज। R equals to rho L by A, ये बात हम पढ़ चुके हैं। From this relationship, resistance is directly proportional to length of a wire. वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। और फिर हम पढ़ चुके हैं ओहम्स लॉ, विच इज V इक्वल्स टू IR। यहाँ से वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ये मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी किसी भी रेजिस्टर की या वायर की, उसका वोल्टेज भी उतना ही ज्यादा इस कंज्यूम होगा। और चूंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के साथ, तो आप ये कह सकते हैं कि वोल्टेज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। Taha, hopefully that makes sense. यस सर। चलिए, that's good. So अब यही दो बातें यहाँ पर मैं एज नोट स्टेट कर दूं। मूविंग C
closer to A reduces voltmeter reading. अगली बात, moving C closer to B increases voltmeter reading. ये दो बातें अभी तक मैंने एक्सप्लेन की। अगर किसी का क्वेश्चन है तो गो अहेड, आस्क मी। ओके, दैट्स गुड। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको एक इक्वेशन याद करवाता हूँ। आर V equals to R1 over R1 plus R2 multiplied by the total voltage। किसी को ये इक्वेशन याद है कि कहां से आई थी? Potential divider. That's very good. This is called the potential divider formula. इसके अंदर R1 plus R2 was actually the total resistance of two resistors in series। अगर आप ध्यान से देखें, जो ऊपर मैंने ग्रीन कलर की वायर बनाई है, ये इटसेल्फ एक कंप्लीट वायर है। इसकी जो भी लेंथ है, लेट्स से कैपिटल एल इसकी लेंथ है, और जो भी इसकी रेजिस्टेंस है वो है आर। जब इसको टर्मिनल सी को यहां अटैच करते हैं तो फिर ये दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। एक पोर्शन ए से लेके सी तक है, उसकी लेंथ को हम L1 कह देते हैं, और सी से लेके बी तक है, इसको हम L2 कह देते हैं। So what's actually happening here? जो total length L है, that has been divided into two parts, L1 and L2। आप मुझे बताएं, ये जो वोल्टमीटर लगा हुआ है, is this attached across L1 और L2? जी, anyone? L1, that's good। इसका मतलब है पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला से अगर कंपेयर करें तो ये जो वोल्टेज था ये वो था जो R1 में इस्तेमाल होता था। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसी के अकॉर्डिंगली हम एक इक्वेशन और बना सकते हैं जिसमें इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंसेस वी कैन यूज लेंथ्स। तो ये वोल्टमीटर जितनी लेंथ के अक्रॉस लगा हुआ है, L1 के अक्रॉस लगा है, देखें इसके दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में जो वायर की लेंथ है वो है L1। तो जहां R1 होना चाहिए वहां L1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 की जगह आप L1 प्लस L2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज। Instead of L1 plus L2, you can also write down the total length, because L1 plus L2 is actually equal to the total length of the wire. So this equation can be written as voltage equals to L1 divided by L multiplied by the total voltage। सर ये समझ नहीं आई। जी, I'll repeat it for you, just a minute। That's good। Now let's try and solve an example here। बिल्कुल इसी तरह का एक सिंपल सा सर्किट है, लेकिन ये सवाल में आता है पेपर में, एज अ क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो इसको जरा यहाँ सीख के देख लेते हैं। जी, ये वोल्टमीटर है, ये छोटी सी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है। टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट्स। अच्छा, अब मुझे ये बताया गया है कि जो टोटल लेंथ है कैपिटल एल, वायर की पूरी लेंथ है 1.2 मीटर्स, और मुझे ये बता दिया गया है कि सी से लेके बी तक जो टोटल लेंथ है दैट इज 80 सेंटीमीटर्स। हमसे ये पूछा जा रहा है कि वोल्टमीटर के ऊपर क्या रीडिंग है, वोल्टमीटर के ऊपर क्या रीडिंग है। तो इसको करने के लिए हमें बहुत सिंपली याद करना है कि अब यहाँ पर लेंथ मौजूद है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला हम पहले सीख चुके हैं, ये वाला, ये अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो रेजिस्टेंसेस नहीं। तो इसलिए कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसके अंदर लेंथ मौजूद हो, तो वो ये रहा। इसलिए हम इसको
वोल्ट मीटर रीडिंग इक्वल्स टू, अब याद ये रखना है कि ये वोल्ट मीटर के जो दोनों पॉइंट्स हैं ए और सी, इसके दरमियान जितनी लेंथ है वो ऊपर आनी चाहिए, दैट शुड बी द स्मॉल एल। तो जी ये कैसे फाइंड आउट की जा सकती है? टोटल लेंथ सर 1.2 मीटर में से माइनस कर दें 80 सेंटीमीटर। दैट्स करेक्ट। 1.2 माइनस 80 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करके 0.8 लिख सकता हूँ, दैट बिकम्स 0.4। तो हम अपना फ्रैक्शन में जो L डिवाइड बाय कैपिटल L मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज था, इसमें स्मॉल l की जगह पे ये 80 अगर आपने लगा दिया तो वो वोल्टेज मिलेगा जो C से B के दरमियान में इस्तेमाल हो रहा है। हमें तो ये वाला चाहिए जिसके अक्रॉस ये वोल्टमीटर अटैच्ड है, तो फिर आप स्मॉल एल की जगह पे लिखेंगे 0.4 डिवाइडेड बाय 1.2 मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज, वो कितना है? वो है 20 वोल्ट्स। So that's going to be 1/3 multiplied by 20. 0.4 by 1.2 होता है 1/3. So that comes out to be 6.7 volts. That's your answer. अब शायद आप मुझसे सवाल पूछें कि सर अगर यहाँ पर एक और आप अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज जी। अब आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर हो सकता है यहाँ एक दूसरा वोल्टमीटर अटैच्ड हो। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये दूसरा वोल्टमीटर अटैच्ड होगा तो ये वोल्टमीटर आपको वो रीडिंग देगा जो सी से लेके बी के दरमियान में है। अब ये जो सेकंड वोल्टमीटर जो यहाँ ब्लू से बनाया गया है, दिस विल नॉट गिव मी द रीडिंग फ्रॉम ए टू सी, दिस ब्लू वोल्टमीटर विल गिव मी द रीडिंग फ्रॉम सी टू बी ओनली। अब आप चाहें तो इसकी लेंथ ऊपर रख लें, 80 डिवाइडेड बाय 120, मैं सेंटीमीटर्स में ले रहा हूँ तो इसलिए मैंने 1.2 मीटर्स को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल वोल्टेज जो है दैट इज गोइंग टू बी 20। सो दिस कम्स आउट टू बी 2/3 or 20, that's going to be 13.3 volts. So अगर आप ऐड करके देखना चाहें, this was the voltage in AC and this was in CB, आप इनको ऐड करें तो दोबारा वही 20 वोल्ट्स बनता है जो पूरी वायर A to B में होना चाहिए था। जी, तो यहाँ से हमें ये भी पता चला कि जो टोटल वोल्टेज है 20 वोल्ट्स, वो इस पूरी वायर ए से लेके बी के दरमियान में इस्तेमाल होना है। लेकिन ये जो ब्लैक वाला वोल्टमीटर था, ये सिर्फ वो रीडिंग दिखाएगा जो ए टू सी तक इस्तेमाल हो रहा है, और जो ब्लू वाला वोल्टमीटर है ये सिर्फ वो रीडिंग शो करेगा जो सी टू बी वाली वायर का सेक्शन है। ठीक है जी, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? यस सर। That's good. अब शुरू में मैंने एक बात कही थी, continuously varying potential difference. Continuously varying potential difference, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि जब हम, मैं एक दफा सर्किट दोबारा बना देता हूँ just so that it does not get any more messier. वही सर्किट मैंने दोबारा बनाया है, इसके अंदर ये एक वोल्टमीटर है और ये एक वो टर्मिनल है जिसको हमने पॉइंट सी कहा था। अगर मैं इसको कॉन्टिन्यूसली का मतलब है विदाउट एनी जर्क्स और विदाउट एनी ब्रेक्स स्लोली ए से बी तक लेके जाऊं, तो मैं इस वोल्टमीटर के ऊपर क्या नोटिस करूंगा? कोई मुझे बता सकता है? रीडिंग इंक्रीज होगी। दैट्स गुड, एक्सीलेंट। जैसे जैसे स्लोली ए से बी तक लेकर जाऊंगा तो रीडिंग कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले अगर 1 वोल्ट है तो अचानक 2 हो जाएगी, फिर अचानक 3 हो जाएगी, फिर अचानक 4 हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वोल्टेज कॉन्टिन्यूसली आहिस्ता 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 इंक्रीज करते करते कहाँ तक जाएगा? जितनी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है 20 वोल्ट्स तक। अब देखें, अगर ये मैं सी वाला पॉइंट पूरा ले जाकर पॉइंट बी के साथ अटैच कर दूं, तो फिर तो ये वोल्टमीटर जो है ये पूरी लेंथ ए से लेके बी तक इसके अक्रॉस अटैच हो जाएगा ना। फिर नाउ व्हेन आई मूव दिस पॉइंट सी टू पॉइंट बी, at that point
the voltmeter will show me the total voltage that is being used, and that's going to be equal to the total voltage that is supplied. ठीक है, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछिए प्लीज। दैट्स गुड, माशाल्लाह आप सब बहुत समझदार लोग हैं। इलेक्ट्रिकल पावर को डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी consumed per unit time. That's very important. एक बात यहाँ सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए अर्ज कर रहा हूँ कि जब आप किसी डिवाइस को ऑन करते हैं, जाहिर है कि वो कोई काम करके आपको देगी, और वो काम करने के लिए आपको उसे इनपुट एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे एक लैंप है, लैंप क्या करता है, लैंप इनपुट में हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आउटपुट में वही लैंप हमें लाइट एनर्जी देता है। So what's happening here is it is using electrical energy and giving us light energy in the output. लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि एकदम से वो एनर्जी इस्तेमाल कर दे। The object, the device uses energy over a small period of time, right? तो जो भी काम हो रहा है वो कुछ देर के लिए होता है। No process in the world is out of bounds of time. हर प्रोसेस टाइम का मोहताज है, वक्त उसमें लगता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमें हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ टाइम को स्टडी करना जरूरी है। तो हम देखते हैं, इफ आई फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज यूज्ड इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, दैट विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। दिस विल बी कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर। अब यहाँ पर थोड़ी सी डेरिवेशन आपके लिए करके दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन भी करनी आनी चाहिए आपको, रेलेवेंट है। पावर का ऐसा यूनिट होता है वॉट, जाहिर है आप इस सबसे वाकिफ हैं, कैपिटल डब्ल्यू। जरा याद करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहाँ से work can be written as potential difference यानी voltage multiplied by the charge that is flowing। जाहिर है कि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिकल पावर है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई चार्ज की अमाउंट फ्लो कर रही होगी। ठीक है जी। सो ये जो V इंटू क्यू है, ये उठा के वर्क या एनर्जी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। So this gives you power equals to, instead of energy we can write V into Q divided by T। अब यहां से Q by T आप देखें, Q by T किसी को याद पड़ता है क्या होता था? करंट। That's very good. Q by T is equal to current। इसका ये मतलब हुआ कि Q by T की जगह पर आप करंट लिख सकते हैं। सो पावर कम्स आउट टू बी V अपनी जगह, इंस्टेड ऑफ Q by T नाउ यू कैन राइट करंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर का एक फॉर्मूला बन गया। ये जो ऊपर मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। लेकिन जो नीचे वाला ग्रीन बॉक्स मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाया है, this box is the formula for power. It tells us power from the point of view of two other physical properties like voltage and current. तो पावर का एक फॉर्मूला बन गया वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय करंट। यहाँ तक किसी को कोई मसला है जी? नो सर। किसी को भी, ताहा को, अनस को? एक छोटा नो सा सर, कोई मसला नहीं। जी जी No, पूछिए। sir. No, sir. ओके गुड Makes perfect sense to गुड। जी जी पूछे ताहा। सर अगर हमने वोल्टेज निकालनी होगी तो जो उसका करंट होगा जो हमारे घर में आता है 220 वोल्ट्स, उसको अगर हम डिवाइस का रेटेड एम्पेरेज से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वोल्टेज मिल जाएगी। बस इतनी सी बात है, ऐसे ही तो कैलकुलेट होता है वो, ऐसे ही तो कैलकुलेट होता है। सी टुडे थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू, है ना?
चलें यस सर। आपकी मालूमात के लिए मैं पहले भी बता- करती हैं। अच्छा पहले भी करते हैं, पर मतलब मेरा कोई कमाल नहीं इसमें, आपको सब कुछ पहले से आता है। अच्छा तो अब यहाँ पर नहीं सर, आपने वॉशरूम गया है। चलें अब यहाँ पर हम याद करते हैं V इक्वल्स टू आई आर, ये किस चीज का फॉर्मूला है? वोल्टेज का। दैट्स गुड, लेकिन ये एक फॉर्मूला है ओहम्स लॉ का। ओम्स लॉ। नहीं याद आ रहा? वोल्टेज वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इफ आर कांस्टेंट, याद है? किसी भी रेजिस्टर के अंदर आप जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ही ज्यादा करंट गुजरता है, ये ओहम्स का लॉ था। So जी सर, आ गया। P equals to, instead of voltage you can place current into resistance। मैं different color इसलिए यूज करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस चीज को कहाँ सब्स्टिट्यूट किया है। ये वाला करंट एज इट इज अपनी जगह पर, वोल्टेज की जगह करंट इनटू रेजिस्टेंस लगा दिया। तो आप देखें पावर की एक नई इक्वेशन बन गई। ये वाला करंट और ये वाला करंट जब मल्टीप्लाई होंगे ये बनेगा आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। तो जी यहाँ पर पावर के लिए एक नया फॉर्मूला बन गया, पावर इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। यहाँ तक स्टेप्स क्लियर हैं बेटे? यस सर। यहाँ पे आ रहा ही नहीं। उससे कुछ नहीं होता है बेटे, ये जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब वो तीसरे से मल्टीप्लाई हो जाए तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के अंदर दिस आई एंड दिस आई विल बी रिटन एज आई स्क्वायर। दिस आई स्क्वायर इनटू आर का मतलब ये है कि दो दफा आई मल्टीप्लाई होके आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सही है ना? यस सर। ठीक है, गुड। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, आई नो इट गेट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग, यहां से इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं। P इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय V या फिर V मल्टीप्लाइड बाय I, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन थी V इक्वल्स टू आई आर। आप देखें एक दफा वोल्टेज की जगह पर हमने आई आर सब्स्टिट्यूट किया था। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि यहाँ से V ओवर R इक्वल्स टू I बना लेते हैं। ये R वहां जाके वोल्टेज से डिवाइड हुआ है तो करंट का एक फॉर्मूला बन गया V डिवाइडेड बाय R। So depending on our need we can substitute in place of this I, power becomes equal to V over R और ये वाला जो V है ये अपनी जगह पर एज इट इज मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इस इक्वेशन को खोलेंगे तो ये बनेगा, ये वाला V और ये वाला V मल्टीप्लाई होंगे, इट विल बिकम V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो आप देखें पावर की एक इक्वेशन यहाँ पर और बन गई है। अगर आपको ये सारी डेरिवेशन याद नहीं होती या हो सकती तो आपके लिए मैं यहाँ पर एक समरी लिख देता हूँ। पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं और एक डेफिनेशन है, वो समरी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पावर इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम होता है। फिर ये इसकी डेफिनेशन थी, डेफिनेशन को मैं रेड से लिखा रहने देता हूँ, बाकी फॉर्मूलाज मैं ब्लू से लिख लेता हूँ। P इक्वल्स टू आई वी, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर R, फिर P इक्वल्स टू आई स्क्वायर R। आपके जहन में शायद ये सवाल आ रहा हो कि सर ये इतने सारे फॉर्मूलाज अलग अलग क्यों हैं, इनका क्या फायदा जब सबने निकालनी वही पावर ही है। तो इसका फायदा ये है कि पहली इक्वेशन देखें इसमें R मिसिंग है, तो अगर किसी इक्वेशन के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको R ना गिवन हो, करंट और वोल्टेजेस गिवन हो, पावर निकालनी हो तो ये इक्वेशन लग सकती है। अगर आप ये इक्वेशन देखें इसमें I मिसिंग है, करंट मिसिंग है, तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको करंट ना दिया हुआ हो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस दी हुई हो, तो आप ये सेकंड फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन देखें इसमें वोल्टेज मिसिंग है, किसी क्वेश्चन के अंदर आपको वोल्टेज ना गिवन हो, सिर्फ करंट और रेजिस्टेंस गिवन हो, तो आप ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों फॉर्मूलाज की, इन तीनों इक्वेशंस की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं, हर इक्वेशन हर हाल में इस्तेमाल नहीं होती।
मैंने इनको इक्वेशंस को भी याद किया हुआ है और मुझे ये वाली डेरिवेशन भी करनी आती है। ये डेरिवेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको इस तरह से इक्वेशन को रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ठीक है जी। तो पावर का आज इंट्रोडक्शन और पावर की आज इक्वेशंस हमने ड्राइव करके देखी हैं। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।